शताब्दी समारोह के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की शिरकत, कई कलाकारों ने दी प्रस्तुति। शुक्रवार से शुरू होगा कांग्रेस का प्रचार अभियान। स्टार प्रचारक कन्हैया ही पहुंचेंगे बिहार, दोनों सीटों पर जीत का किया जा रहा दावा। जमशेदपुर में जेडीयू की अहम बैठक का आयोजन, 15 नवंबर तक पार्टी विस्तार पर चर्चा। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर देश में जारी वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 100 करोड़ के पार, पीएम ने दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने के मौके पर गुरुवार को विधानसभा में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शताब्दी कार्यक्रम का उद्घाटन किया, तो इस दौरान उन्होंने विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास भी किया, तो वहीं बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाया। और इस मौके पर राष्ट्रपति ने विधानसभा अध्यक्ष के 5 संकल्प अभियान की शुरुआत भी की है। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन भी किया गया जिसमें विख्यात कलाकारों ने महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुति दी है। तो आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद बिहार में हैं, पटना में हैं और पटना में आज विधानसभा में ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, तो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो चल रहा और हमने आपको दिखाया भी है झांकी हल्की सी। तो इस तरह का माहौल विधानसभा में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आने पर शताब्दी सम्मान समारोह में प्रेसिडेंट आज शिरकत किए गए हैं और शिरकत करने पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और यह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा में किया गया है। तो बता दें आपको कि गुरुवार को बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई है। विधानसभा भवन ने अपने स्वर्णिम 100 साल के दौर में कई ऐतिहासिक विधेयकों का गवाह बना है, कई विधायकों का गवाह बना है। तो इस कार्यक्रम के साक्षी बने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि बिहार मेरा घर है। आपको बता दें कि इससे पूर्व वो बिहार के राज्यपाल रहे हैं, 2 साल उनका कार्यकाल रहा और इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि जब वे गवर्नर थे बिहार के तब मुख्यमंत्री से काफी सपोर्ट मिला और अब भी जब वो राष्ट्रपति है देश के तब भी मुख्यमंत्री से काफी सहयोग मिलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना भी की। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि बिहार से उनका एक अलग नाता है, बिहार उनका घर है, जब भी वे यहां आते हैं अपनापन सा महसूस होता है। सभा के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, विधान परिषद के सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, उपस्थित सभी विधायकगण व पूर्व विधायकगण, मुख्यमंत्री जी को हृदय से मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं। देवी और सज्जनों, बिहार हमेशा इतिहास रचता है। आज एक इतिहास रचा गया। इतिहास 100 वर्ष की विधानसभा के कार्यकाल का आज हम उत्सव मना रहे हैं
और इसी मौके पर आज देश ने भी एक इतिहास रचा है। ठीक 1 घंटे पहले सभी देशवासियों ने मिलकर के जो हमारा 100 करोड़ का वैक्सीनेशन था उसको हम पार कर गए। बिहार की रत्न गर्भा धरती और यहाँ के स्नेही लोगों ने मुझे हमेशा बहुत आकर्षित किया है और इसीलिए जब भी मैं बिहार आता हूं तो मुझे एक सुखद अनुभूति होती है। बिहार में राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान मुझे समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों का भरपूर प्यार, स्नेह और सम्मान मिला और राष्ट्रपति के रूप में भी जब भी मेरा बिहार आना हुआ है तब भी मेरे प्रति वैसे ही प्रेम और सम्मान का एहसास मुझे होता है। इसके लिए मैं बिहार के सभी निवासियों, जनसेवकों, अधिकारियों और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। देवी और सज्जनों, हम सभी देशवासियों ने हाल ही में दुर्गा पूजा और दशहरा का त्योहार मनाया। इस वर्ष हम सब संयोग से 75वें स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया, जहां आपको बता दें कि पूर्व कई नेताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। कई कार्यक्रम में आपको बता दें कि कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया है। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरा होने के बाद उसके उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने किया है और इस अवसर पर जो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने समय दिया, इनके अनुरोध को, सब लोगों के अनुरोध को इन्होंने स्वीकार किया और यहां आने का समय दिया, इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका मैं अभिनंदन करता हूं कि आज वो यहां पधारे और उनसे तो यहां का रिश्ता बहुत पुराना है। जो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, अभी तो सबको मालूम है कि हमारे यहां बिहार में लगभग 2 साल के लिए राज्यपाल रहे थे, लेकिन राज्यपाल के बाद पहली बार राष्ट्रपति होने का अवसर इनको मिला। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही विशेष बात है। जब ये राष्ट्रपति बने तो हम तो सदैव कहते हैं कि हमारे बिहार के ही हैं, ये तो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन हम बिहारी लोग इनको बिहारी भी कहते रहते हैं, क्योंकि यहाँ के राज्यपाल थे। मर्यादाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। इसकी जन आकांक्षा को मुखर व्यक्तित्व देने के साथ साथ उनकी पूर्ति के लिए सार्थक प्रयत्न भी किया है। इसकी विभिन्न गतिविधियों और इसके द्वारा निर्मित कानून के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों को गति मिली है, प्रशासनिक संरचना सुदृढ़ हुई है, तो इसके अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि बिहार विधानसभा ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के वाहक के रूप में उत्कृष्ट और प्रभावशाली भूमिका निभाई है। देश आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष समारोह मना रहे हैं। बिहार विधानसभा का गौरवशाली अतीत है। अपनी लंबी ऐतिहासिक यात्रा में उसने कई पड़ाव देखे हैं। यह भवन 100 वर्ष की राजनीतिक और बौद्धिक यात्रा का मूर्त गवाह ही नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध विरासत भी है। और यहाँ उपस्थित हम सबों का यह सौभाग्य रहा है कि हमें कभी न कभी इस यात्रा में शामिल होकर बिहार की जनता जनार्दन की आशीर्वाद से उनकी सेवा करने का सुयश मिला था। अपनी इस यात्रा में बिहार विधानसभा भवन उच्च लोकतांत्रिक मूल्यों, ऐतिहासिक निर्णयों एवं जन कल्याण के लिए समर्पित
भागीरथी प्रयासों का साक्षी भी रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में हिस्सा न लेने पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर संवैधानिक पद को अपमानित करने का आरोप लगा रहे हैं और इसकी सूची में अब जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का नाम भी शुमार हो गया है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रवासी नेता हैं जिन्हें जनता से मतलब नहीं। तो ये संदेश जिनके लिए है उनको तो संदेश मिल ही चुका है और बिहार की जनता समझ रही है कि भाई जो अपने परिवार के अंदर समन्वय स्थापित नहीं कर सकते हैं, पार्टी के अंदर समन्वय स्थापित नहीं कर सकते हैं, वो भला जनता के लिए क्या करें। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद नहीं है। इसको लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नेता प्रतिपक्ष पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होना चाहिए था। अगर वो नहीं हुए हैं तो ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति का ही अपमान कर दिया है। और महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होते तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष जो उन्होंने बहिष्कार कर दिया। अब मैंने पढ़ा कि राजद के भी अधिकांश विधायक शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ये तो एक संवैधानिक पद की मर्यादा का हनन है और ये राष्ट्रपति का अपमान, एक दलित का अपमान है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 3 दिनों के लिए कुशेश्वर स्थान के दौरे पर हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में कुशेश्वर स्थान में नेता विरोधी दल नुक्कड़ सभा का आयोजन कर अपने प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश में लगे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान में। इससे पूर्व वो मुंगेर के तारापुर पहुंचे और वहां पर भी 3 दिवसीय दौरा उनका रहा और अब दरभंगा के कुशेश्वर स्थान भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं और यहां पर भी 3 दिवसीय दौरे पर तेजस्वी रहने वाले हैं और इस दौरान वहां पर आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में कुशेश्वर स्थान की आवाम से अपील कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार के हक में वोट देकर जीत आरजेडी की करवाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 23 अक्टूबर को तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना सिटी गुरुद्वारे का दौरा करने वाले हैं। राष्ट्रपति के आगमन के पूर्व जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर तरफ सुरक्षाकर्मी की तैनाती है ताकि कोई चूक न हो। फिलहाल गुरुद्वारा परिसर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है ताकि प्रशासन को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। पटना में कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि 22 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार से कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज हो रहा है। 22 अक्टूबर से कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेता बिहार में हो रहे उपचुनाव में प्रचार करने वाले और इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत तय है। उन्होंने इस दौरान जीतन राम मांझी के आरक्षण वाले बयान पर भी पलटवार किया है। देखिए, जो भी कार्यक्रम लगातार आ रहा है बड़े नेताओं का या हमारे स्टार प्रचारक हों या छात्रों नौजवानों में उभरता हुआ चेहरा कन्हैया कुमार का हो, जिग्नेश भिवानी का हो, हार्दिक पटेल, जो सबको आने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हो रहे हैं, जहां हमारे दोनों प्रत्याशी हैं, उनकी विजय कैसे सुनिश्चित हो। सीतामढ़ी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि अच्छे दिनों का सपना दिखाकर मोदी सरकार ने जनता को रुला दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी को महंगाई से राहत देने के बजाय प्रधानमंत्री अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने में व्यस्त है। सरकार गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के नाम पर देश के आम आदमी के जेब पे डाका डाला जा रहा है। पेट्रोल आज 111 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 103 रुपये से ज्यादा क्रॉस कर चुका है और रसोई गैस 1000 से ऊपर बिक रहा है। आज पूरे देश के अंदर लोगों में आक्रोश है। खबरों में रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान,
या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। भारत ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाने के साथ ही इस लक्ष्य को पार कर आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन अब भी सुरक्षा जरूरी है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। इस रिपोर्ट को देखिए। वैश्विक महामारी कोरोना ने आने के साथ ही देश में जो तबाही मचाई, उसके मंजर को सोचकर आज भी रूह कांप उठती है। कोरोना संक्रमण के काल में जो हुआ वह भविष्य में ना हो, इसके लिए हर ओर प्रार्थना होता है। वह लॉकडाउन के हालात, घर में बंद मजदूरों की मजबूरी, कई कई दिनों तक बेसहारा लाचार बने जानवर से लेकर इंसान तक सब त्राहिमाम कर रहे थे। लेकिन सच कहा जाता है कि हर बुरे दौर के बाद बेहतर वक्त भी आता है। आज हाल वही है। कोरोना संक्रमण का खतरा पूर्ण रूप से खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन जनता की सूझबूझ और जिम्मेदारियों का सफल निर्वहन आज हाल को बदल चुका है। देश में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जब भारत को वैक्सीन के रूप में पहला शस्त्र मिला, तब कई कटाक्ष जरूर हुए, लेकिन लोगों ने सूझबूझ और धैर्य के साथ काम लेते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, जिसका नतीजा है कि महज 10 महीनों की कोशिशों के बाद देश की पूरी आबादी के 30% यानी 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी है। अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
हालांकि इसके बावजूद भी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए चेतावनी का पूरी तरीके से पालन करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ के आंकड़ों को पूरा करने के बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के बिना यह लक्ष्य पूरा होना असंभव था। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद भी दिया है और देशवासियों को इसके लिए बधाई भी दी है। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी कुछ देर पहले ही मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक वैक्सीन सेंटर से होकर के आया हूं। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता। तो वहीं पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य के लिए जनता भी उतनी ही हकदार है जितना कि प्रधानमंत्री ने लगातार इस बात को लेकर जनता को आग्रह किया और लगातार यह कहा है कि कोविड वैक्सीनेशन जरूरी है। इसको लेकर देश जागरूक है और 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो राष्ट्र सेवा का भाव है, राष्ट्र के प्रति जो उनका कमिटमेंट है, संपूर्ण देशवासी को जो अपना वो परिवार मानते हैं, उसका ये प्रकटीकरण है कि इतने कम समय में देश के अंदर टीके का निर्माण कराया और 100 करोड़ से अधिक डोज मुफ्त में देने का काम किया, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। तो देश की जनता कैसे स्वस्थ रहे, कैसे सुरक्षित रहे, यह जो उनके मन की हमेशा सोच रहती है, वह जमीन पे उतरा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया, यह उस संकल्प का ही प्रतीक है कि इतने कम समय में 100 करोड़ डोज आज देश के अंदर दिए गए। तो भारत ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में खास उपलब्धि हासिल की है। भारत में कोविड-19 टीकों की अब तक दी गई खुराकों की संख्या 100 करोड़ के ऊपर है। इसके बाद दुनिया भर से केंद्र सरकार को बधाई मिल रही है और इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी मोदी सरकार को इस उपलब्धि का श्रेय दिया है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को यह रास नहीं आया। उन्होंने थरूर की बात को काटते हुए कहा कि श्रेय देना उन लाखों लोगों के परिवार का अपमान है जिन्हें इस महामारी में कुप्रबंधन की वजह से दिक्कतें हुई। बता दें कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर मोदी सरकार को बधाई देते हुए लिखा कि यह सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, आइए इसका श्रेय सरकार को दें। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद थरूर ने यह भी कहा कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान भीषण कुप्रबंधन और टीकों का ऑर्डर देने में विलंब के बाद सरकार अब आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति कर पाई है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ पूरे होने पर जश्न का माहौल है और एक तरफ जहां केंद्र सरकार इसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धता मान रही है, तो वहीं बिहार में विपक्ष वैक्सीनेशन को लेकर सरकार पर कटाक्ष कर रहा है। और इसी कड़ी में पटना में आरजेडी की महिला प्रवक्ता सारिका पासवान ने
मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है और सिर्फ झूठ की वाहवाही बटोर रही है। असल बात तो यह है कि यह बस एडवर्टाइजमेंट की सरकार है। आगे क्या कुछ कह रही है कांग्रेस, माफ कीजिएगा, आरजेडी की प्रवक्ता, सुनिए। हमेशा से एक ये नीति रही है, वो एडवर्टीजमेंट के सहारे अपनी सरकार चलाती है। इसके पहले भी उन्होंने 100 दिन मोदी के, 100 दिन फलाने के, 100 दिन वैक्सीनेशन के, इस तरीके की जो ड्राइव ये चला रहे हैं, जिसकी की पुष्टि खुद चैनल भी नहीं करने को तैयार है। और यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार का दावा कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दे दी गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये दावा ये किन आधार पे कर रहे हैं। अभी आप अगर तमाम राज्यों की निकाल के डेटास देख लीजिए, वीडियोस हैं, पूरे की स्क्रीनशॉट्स हैं उनके मोबाइल्स की, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, लोगों की जिस तादाद में मृत्यु हुई है इस कोरोना और कोविड काल में, वो ऐसे आंकड़े हैं जो सरकार की हकीकत बताती है। और अभी जो सरकार ये दावे कर, औरंगाबाद जिले के रेड क्रॉस में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर महिलाएं और पुरुष दोनों उत्साहित हैं और बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सबको वैक्सीनेट किया जा रहा है। और इसी महाअभियान का जायजा लिया औरंगाबाद से डीटीवी भारत संवाददाता रुपेश ने। जी, मैं सदर हॉस्पिटल से कौशल्या कुमारी बोल रही हूँ। यहाँ पर वैक्सीनेशन लेने वाले जो आ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड दोनों आ रहे हैं, और 18, 45 और 60 तीनों लोग का लग रहा है। यहाँ पर ये लोग आधार कार्ड अपना लेकर आते हैं, ऑनलाइन एंट्री होता है, उसके बाद वैक्सीनेशन हम लोग कार्यक्रम करते हैं। वहाँ भी एंट्री होता है, यहाँ भी हम लोग एंट्री करते हैं। किस तरह का भीड़ चल रहा है? भीड़ तो काफ़ी है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास गार्ड वगैरह की व्यवस्था नहीं है। पूर्वी चंपारण में एसएसबी ने कार्रवाई करते हुए 7.5 किलो नेपाली गांजा बरामद किया और इस दौरान एसएसबी 71वीं वाहिनी के जवानों ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गांजे की खेप नेपाल से बेतिया लाई गई। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों में से एक नेपाल का रहने वाला है जबकि दूसरा पूर्वी चंपारण का है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को एसएसबी ने आदापुर थाना के आगे कार्रवाई करने के लिए सौंप दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को लेकर शराब माफियाओं के द्वारा शराब का गोरख धंधा तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा लगातार शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में नालंदा के खोकना गांव में उत्पाद विभाग की टीम द्वारा छापेमारी कर 160 लीटर शराब को नष्ट किया गया। इसके साथ साथ शराब बनाने वाले उपकरणों को भी जब्त किया गया है। नालंदा जिला के एलटीएफ और उत्पाद मद निषेध टीम के साथ संयुक्त छापेमारी की गई। यहाँ पता चला था कि यहाँ भारी पैमाने पर शराब प्राप्त होता है। बरामदी में हुआ, एक चुलाई मशीन बरामद हुआ है, 2 अनटेंसिल बरामद हुआ है और 160 केजी जो होता है चुलाने योग पास बरामद। बिहार पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू हुई तो वहीं मुजफ्फरपुर के बंदुरा और गायघाट में भी विभिन्न पदों के लिए नामांकन शुरू हुई है। गायघाट में नामांकन के लिए कुल 27 टेबल लगाए गए जबकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रखंड मुख्यालय के बाहर ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई ताकि नामांकन स्थल पर भीड़ भाड़ ना हो। और इस दौरान हमारे सहयोगी ने भी वहां की स्थितियों का जायजा लिया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया की जा रही है। प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। वहीं हम अगर बात करें मुजफ्फरपुर की तो मुजफ्फरपुर के 2 प्रखंडों में बांद्रा और गायघाट में 8वें चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। वहीं हम अभी गायघाट में हैं जहां आप साफ तौर पे कैमरे की मदद से देख सकते हैं कि ये जो भीड़ है ये नामांकन को लेकर भीड़ है। प्रत्याशियों के साथ जो उनका समर्थक है, जो समर्थक आए हुए हैं उनका भीड़ है। और हम आपको बता दें कि पहले हम एक और आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाएंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखिए कि किस तरह से पुलिस बल की मौजूदगी की गई है। यहाँ बैरिकेडिंग बनाए गए हैं, लगभग 5 बैरिकेडिंग प्रखंड मुख्यालय के चारों तरफ बनाए गए हैं ताकि जो प्रखंड मुख्यालय नामांकन का जो टेबल बनाया गया है वहाँ सिर्फ प्रस्तावक और जो प्रत्याशी हैं वो आए। और हम आपको बता दें कि गायघाट में कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं नामांकन को लेकर, जिससे कि प्रत्याशियों को कोई समस्या ना हो।
छपरा में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो छपरा के पुलिस लाइन में शहीद संस्मरण दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और पुलिस लाइन के अधिकारी और जवान के साथ शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के लोग भी मौजूद रहे। पदाधिकारी, कर्मी सहित देशभर के सभी को नमन किया, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अब रुक करेंगे झारखंड का। जमशेदपुर में जनता दल यूनाइटेड की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो उपस्थित रहे। इस बैठक में तय किया गया कि पार्टी के सभी जिला इकाइयों का पुनर्गठन 15 नवंबर तक कर लिया जाए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 15 नवंबर तक राज्य भर के जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत का खास कार्यक्रम हेल्थ केयर, जहां हम आपको बताते हैं कई विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में और हर रोग के और हर विभाग के एक डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उस रोग के बारे में बताते हैं। तो हेल्थ केयर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं मैं शर्मिला चौहान। और आज भी एक खास रोग के डॉक्टर के साथ हम आज मौजूद हैं और वो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर सोनाली गुप्ता, जो कि अगर हम सरल भाषा में बताएं तो वो एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं या फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ। सबसे पहले आज हम सोनाली गुप्ता से जानेंगे कि क्या होती है स्त्री रोग विशेषज्ञ, यानी कि गायनोकोलॉजिस्ट का एक महिला के जीवन पर क्या असर पड़ता है, क्या योगदान है। सबसे पहले स्वागत करेंगे हम अपने खास मेहमान का, डॉक्टर